The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। शंका, संशय, सवाल, इनसे उपजती है सृष्टि। याद करिए बचपन के वो स्वर जो कानों में गूंजते हैं। सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था। भारत एक खोज में आया वो गीत जिसकी प्रेरणा ऋग्वेद में थी। इन्हीं संशय और सवालों के सहारे पत्रकारिता आगे बढ़ती है। हमारे मन में भी सवाल थे कि हमारे वक्त के सवाल हमारी जबान में क्यों नहीं पूछे जाते, क्यों नहीं हमारे इर्द गिर्द के ज्ञान को आसान भाषा में हम तक पहुंचाया जाता है, क्यों नहीं इन्हें किस्सों की वरक में लपेट के पेश किया जाता है ताकि ये याद में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। कई सवाल पूछने के बाद भीतर से एक जवाब मिला कि सिर्फ सवाल ही पूछते रहेंगे या अपने तय जवाब भी हासिल करेंगे और फिर उन्हें जनता जनार्दन तक पेश करेंगे। और इन्हीं ख्यालों के साथ, इन्हीं सवालों के साथ और जवाब हासिल करने की इसी विनम्र, ईमानदार और मेहनत से भरी कोशिश के साथ आज से ठीक 5 बरस पहले आपका लल्लन टॉप शुरू हुआ था। शुरू हुई थी खबरों को पेश करने की अपने ढंग से एक तरतीब, एक तर्क था। कईयों को बेढब लगा। जैसे हमारा नाम अक्सर पूछा जाता है, लल्लन टॉप का मतलब क्या है, और अक्सर वही जवाब देता हूं। लल्लन टॉप मतलब जो निरा देसी है, जिसे अपनी जड़ों पर, अपनी विरासत पर, अपनी संस्कृति पर गर्व है, लेकिन वो इसके सहारे टॉप पर पहुंचना चाहता है, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहता है और इसके लिए किसी कूप मंडूकता की आड़ में नहीं रहना चाहता। लल्लन टॉप मतलब वो सारे लोग जो अपने मूल से प्यार करते हैं लेकिन आकाश तक विस्तार चाहते हैं। लल्लन टॉप मतलब शिक्षा के कल्पतरु को हरा भरा रखना। लल्लन टॉप का मतलब श्रम की महत्ता को समझना। लल्लन टॉप का मतलब मैं सही हूं और मैं ही सही हूं के बीच के फर्क को समझना। लल्लन टॉप मतलब अपनी बोली, भाषा, माँ, इन सब से, अपनी जमीन से गर्व करना। गर्व करना, अहंकार नहीं, दंभ नहीं, क्योंकि उसके बाद विनम्रता खत्म हो जाती है और बढ़ने की गुंजाइश भी। इन 5 वर्षों में हमने कई प्रयोग किए, जैसे यही एक प्रयोग दी लल्लन टॉप शो, जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आपने इन प्रयोगों को खूब सराहा। यदि लल्लन टॉप अपना अस्तित्व हासिल कर सका, यदि लल्लन टॉप अपने आप को जैसा भी, जितना भी मजबूत कर सका, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और ये जिम्मेदारी मैं आपकी तरफ इसलिए नहीं उलीच रहा हूं कि भैया संभालो। ये जिम्मेदारी उस कृतज्ञता के बोझ से आती है जिसको आज से सैकड़ा बरस पहले लगभग एक कवि ने एक स्तुति के स्वर में कहा था। एक पंक्ति जो आती है और बारंबार हमारे न्यूज़ रूम में, हमारे अंतर्मन में दोहराई जाती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप दी लल्लन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। दी लल्लन टॉप शो दी लल्लन टॉप वेबसाइट का हिस्सा है और इस वेबसाइट को 5 बरस हो गए। आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक टीम है जो रात दिन मेहनत करती है, वक्त की परवाह किए बिना, जो लगातार पढ़ती है, लिखती है, बहस करती है, जिसमें अलग अलग धाराओं के, अलग अलग प्रांतीयताओं के, अलग अलग जेंडर के, अलग अलग विचारों के, समझ के लोग हैं, लेकिन सबका एक साझा उद्देश्य है कि जनता तक, अपनी जनता तक, जिनके प्रति हमारी जवाबदेही है, उस जनता तक लगातार उनके अंदाज में ज़रूरी खबरें बिना किसी लाग लपेट के पहुंचाना। बाकी एक काम आपको भी करना है। घर में देखिए, कहीं गुड़ धरा होगा, कहीं रेवड़ी धरी होंगी, कुछ नहीं तो बताशा तो होगा ही, और कुछ नहीं तो फिर चीनी। अपना मुंह मीठा कर लीजिए। आपका लल्लन टॉप 5 बरस का हो गया। अब शुरू करते हैं जश्न और बधाइयों के बाद अपने कर्तव्य का काम। कर्तव्य आप तक खबरें पहुंचाना। क्या हैं आज की खबरें? किसान आंदोलन के 33वें दिन की शुरुआत एक बार फिर
अखबार की उन खबरों से हुई कि किसान और सरकार बातचीत को तैयार हैं। लेकिन क्या वाकई दोनों पक्षों के बीच अविश्वास कम हुआ है? दिन की बड़ी खबर में ये सवाल पूछेंगे। साथ ही 2020 के आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो आह्वान किए उनका के टेस्ट करेंगे। ये के टेस्ट क्या है? कथनी करनी टेस्ट। जी, अब हम भी एब्रिविएशन में खेलने लगे हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ध्यान लगाकर देखिए सबसे पहले दिन का ये वीडियो। आज कांग्रेस पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी मुख्यालय पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ए.के. एंटनी ने झंडा फहराया। कायदे से यह काम पार्टी के अध्यक्ष का होता है, लेकिन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। सोनिया गांधी के पहले अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, जीवित नहीं है। उनके पहले पी.वी. नरसिम्हा राव, जीवित नहीं है। उनके पहले राजीव गांधी, जीवित नहीं है। सोनिया गांधी के बाद एक अध्यक्ष थे राहुल गांधी, वो बाकायदा स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं, अच्छी बात है, उन पर आएंगे। लेकिन पहले सोनिया की बात। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वो कार्यक्रम में नजर नहीं आए क्योंकि वो देश में नहीं है। स्थापना दिवस के ठीक पहले छुट्टी पर जाने को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उन पर तंज कसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। कई लोगों ने इस पर सोशल मीडिया पर पलटवार किया कि जिन लोगों को कांग्रेस के स्थापना दिवस में राहुल की कमी महसूस हो रही है वो बताएं कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों को प्रधानमंत्री की कमी महसूस हो रही है। यानी दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है। राहुल गांधी रविवार 27 दिसंबर को अपनी संक्षिप्त निजी यात्रा पर विदेश रवाना हुए। हालांकि पार्टी की ओर से ये नहीं बताया गया कि वो कहां गए हैं। पूर्व अध्यक्ष और कईयों की नजर में और खुद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की नजर में भविष्य के अध्यक्ष, क्योंकि उनके हिसाब से 99.9% कांग्रेसी कार्यकर्ता यही चाहते हैं। तो उन सुरजेवाला से पूछा गया राहुल गांधी के देश से बाहर जाने के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता शॉर्ट पर्सनल विजिट के लिए विदेश रवाना हुए हैं और कुछ दिनों तक बाहर रहेंगे। लेकिन ये पूछे जाने पर कि पूर्व कांग्रेस चीफ कहां गए, सुरजेवाला ने जगह का खुलासा नहीं किया। इसे हमने दिन का वीडियो क्यों बनाया, ये सारी बातें आपको क्यों बताएं, इसका हिसाब सुधी दर्शक खुद लगा सकते हैं। क्योंकि कईयों को लगता है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और कईयों को लगता है कि कांग्रेस भाजपा के लिए एक ब्लेसिंग है। बढ़ते हैं अब दिन की सुर्खियों की तरफ। देश में वैक्सीनेशन के लिए तैयारी शुरू हो गई है। आज 28 दिसंबर को भारत में कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का ड्राई रन किया गया। इस ड्राई रन में वैक्सीन सेंटर से किसी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को टेस्ट किया जाएगा। वैक्सीन को स्टोर करना, राज्यों और फिर जिला, शहर और गांव तक पहुंचाने की प्रक्रिया लंबी है और इसी को परखने के लिए गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में 2 दिन का ड्राई रन किया जा रहा है, ताकि जब असली वैक्सीन आ जाए तो लोगों तक पहुंचाने में दिक्कत ना आए। जो दिक्कतें आ रही अभी आ जाएं ताकि उनको ठीक किया जा सके। कोरोना की वैक्सीन देने के लिए सरकार ने कोविन ऐप भी तैयार किया है। इसे भी ड्राई रन में परखा जा रहा है। पहले दिन कोविन पर सारी जानकारियों को अपलोड किया जाएगा। अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग चरणों के तहत जो प्रक्रिया होनी है उसकी मार्किंग की जाएगी और डेटा अपलोड होगा। अगले दिन यानी मंगलवार को कोरोना वैक्सीन लगाने का मॉक ड्रिल किया जाएगा। हालांकि इस ड्राई रन के दौरान किसी को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद तमाम जो चरण हैं उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। इसमें वैक्सीन लगाने वाले को मोबाइल पर मैसेज भेजना और उसके स्वास्थ्य की जांच करना, आने वाले दिनों में उसके स्वास्थ्य को फॉलो करना, ऐसे जरूरी कदम शामिल हैं। अगली सुर्खी चीन से जुड़ी है। भारत सरकार ने अनौपचारिक रूप से सभी एयरलाइंस से कहा है कि वो चीनी नागरिकों को अपनी फ्लाइट में जगह न दें। भारत ने पहले ही कोरोना संकट के चलते चीन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी थी। चीन की तरफ से भी भारतीय नागरिकों को चीन की यात्रा पर आने पर रोक लगाई गई थी। इसमें कोरोना संकट का उन्होंने हवाला दिया था, जबकि कुछ अन्य कारण भी गिनाए थे। अब भारत ने भी मौजूदा वक्त में संचालन कर रही सभी देसी या विदेशी एयरलाइंस को इस बारे में जानकारी दे दी है।
चीन की ओर से नवंबर के महीने में कोरोना का हवाला देकर भारतीय नागरिकों के वीजा को होल्ड किया गया था, लेकिन विवाद तब गहराया जब चीन में भारत से गए एक कार्गो जहाज को प्रवेश नहीं करने दिया गया। अब दोनों देश इशारों में बात कर रहे हैं, तुम मुझे बैन करो, मैं तुम्हें बैन करता हूं। अगली सुर्खी, प्रवर्तन निदेशालय ईडी पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी कि पीएमसी घोटाले के मामले में शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को इसने समन जारी किया है। वर्षा राउत को पूछताछ के लिए 29 दिसंबर को बुलाया गया है। वर्षा को मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। तीसरी बार समन जारी किया गया है। इससे पहले मेडिकल ग्राउंड पर वो 2 बार एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थी। नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लगातार 3 बार समन स्किप करता है तो ईडी उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इंडिया टुडे के मुताबिक प्रवीण राउत नाम के एक आरोपी की पत्नी के साथ वर्षा राउत का 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। वर्षा राउत को उसी लेन देन के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि इसे संपत्ति की खरीद के लिए उधार लिया गया था। प्रवीण राउत को कुछ दिन पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। प्रवीण के अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन वर्षा राउत के अकाउंट में हुआ था उसे लेकर ईडी जानकारी जुटाना चाह रही है। इस पूरे प्रकरण में राजनीति का रंग कितना है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय राउत ने और प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये सब राजनीति से प्रेरित है। 10 साल पुरानी एक केस निकाला है ईडी ने, 10 साल पुराने। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है, उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। अगर आप मेरे राज्यसभा के जो प्रॉपर्टी के एफिडेविट होते हैं, हमने कोई छुपाई ये बात नहीं है। 50 लाख का जो हमारा लोन है वो हमने दिखाया है। तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूँ। नीरव मोदी और विजय माल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना। उधर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर को बीजेपी कार्यालय बताते हुए बैनर टांग दिया। एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महागठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा शिवसेना, उसने पहले ही आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उन्हें गलत तरीके से निशाना बना रही हैं। हाल में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व नेता एकनाथ खड़से को भी ईडी ने पुणे में एक भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में 30 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि पुराने जानकार ये भी कह रहे हैं कि खड़से पर इस तरह के इल्जाम लगे थे और इसके बाद ही उन्हें सरकार से किनारे कर दिया गया था। लेकिन मामला इतना सीधा भी तो नहीं होता सियासत में। अगली सुर्खी क्रिकेट से है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पिछले 10 वर्षों के परफॉर्मेंस के आधार पर दशक के पुरस्कारों की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी ने इस दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। उन्हें पिछले 10 साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली है। कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर भी चुना गया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने दशक का खेल भावना पुरस्कार जीता। 2011 में नॉटिंघम टेस्ट में इयान बेल के अजीब हालात में रन आउट होने के बाद उन्हें वापस बुलाने के लिए धोनी को यह पुरस्कार दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को आईसीसी ने दशक का बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर चुना और अफगानिस्तान के राशिद खान को दशक का बेस्ट T20 क्रिकेटर चुना गया। सभी विजेताओं को एक ऐसे मुल्क में जो क्रिकेट के लिए दीवानों की हद तक मुब्तला है उसमें और प्यार करता है, जिसकी स्मृतियों में क्रिकेट के मैच, उसके आंकड़े, उसके खिलाड़ी जुटे हैं और जहां पर लोग कट्टरता की हद तक अपने अपने खिलाड़ियों को डिफेंड करते हैं। बहुत बहुत मुबारक, चाहे आप धोनी को पसंद करते हो या फिर कोहली को। हम तो उन सबको पसंद करते हैं जो टीम इंडिया के लिए बढ़िया खेलते हैं। आखिरी सुर्खी अयोध्या से। यहाँ पर केएस साकेत डिग्री कॉलेज है। यहाँ के कुछ छात्रों समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस ने सेडिशन यानी कि राजद्रोह का केस दर्ज किया। वजह, क्योंकि ऐसा कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि प्रिंसिपल साहब का कहना है कि छात्रों ने कॉलेज कैंपस में एंटी नेशनल नारे लगाए। जिन 6 लोगों के खिलाफ प्रिंसिपल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया उनके नाम है सुमित तिवारी, शेष नारायण पांडे, इमरान हाशमी, सात्विक पांडे, मोहित यादव और मनोज मिश्रा।
इन पर आईपीसी की धारा 124A यानी कि राष्ट्रद्रोह, 147 यानी कि दंगा भड़काना और 506 यानी कि धमकी देना समेत दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। मीडिया रपटों के मुताबिक प्रिंसिपल एनडी पांडे ने आरोप लगाया कि 16 दिसंबर को कॉलेज में लेके रहेंगे आजादी जैसे राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि राम जन्मभूमि परिसर पास में है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नजर बनाए रखें और नारों को न लगने दें जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगते रहे हैं। सुनिए। बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि देखिए दो चीज़ में हमारी सीमाएं बंधी हुई हैं। मैं विश्वविद्यालय के द्वारा भी बंधा हुआ हूँ। कभी बैक पेपर की परीक्षाएं होनी है, जैसे कि वो खुद जानते हैं। अभी जो पुनः जो है शीतावकाश हो जाएगा तो मैं कैसे तिथि घोषित कर सकता हूँ? पहले उन लोगों को पठन पाठन में सहयोग प्रदान करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से नारा लोग लगा रहे हैं। ये बताइए, किसी भी विद्यार्थी को शोभा देता है इस तरह का नारा लगाना? यदि आप मूलतः विद्यार्थी हैं तो क्या इस प्रकार के नारे लगा सकते हैं? इधर छात्रों का कहना है कि नारे तो लगाए गए, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल और चीफ प्रॉक्टर से आजादी को लेकर नारे लगाए गए। छात्र कहते हैं कि कॉलेज में छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए नारा लगा रहे थे। जिन छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ उनमें से एक शेष नारायण पांडे का कहना है कि हमारा धरना प्रदर्शन केवल छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर था। महाविद्यालय में 2 दिन से विगत 2 दिन से धरना चल रहा है। आमरण अनशन पर हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमारे छात्र नेतागण बैठे हुए हैं, लेकिन महाविद्यालय में तानाशाही रवैये का जो प्रदर्शन चल रहा है, माननीय प्राचार्य महोदय जी और माननीय चीफ प्रॉक्टर महोदय जी ये अंकुशता का ये प्रमाण दे रहे हैं कि हमारे यहाँ छात्र संघ जो हो रहा था उसको हम करवाने के लिए सक्षम नहीं है। ये अपनी एक जो गरिमामय कुर्सी है उस कुर्सी को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। निवेदन यही है कि जब तक छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं करेंगे हम छात्र नेता यहीं पर बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि छात्र संघ चुनाव की कोई एक निश्चित अवधि डेट नहीं आ जाएगी, समय नहीं आ जाएगी, सारणी नहीं आ जाएगी और हम लोग को एक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग यहीं संघर्ष करेंगे। और अभी 2 वर्ष हुआ है, अगर यहाँ मुझे 20 दिन बिताने पड़े तो अपने स्वाभिमान के प्रति और अपने छात्र हित के लिए अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। इनके तानाशाही रवैये का हम ध्वस्त करके छात्र संघ चुनाव को करवाने का प्रयास करेंगे और हम सफल होंगे। हम लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे, ये मेरा वादा है और तब तक नहीं हटेंगे जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो जाएगा। फिलहाल अयोध्या पुलिस ने छात्रों पर से राजद्रोह या सेडिशन का मुकदमा वापस ले लिया है। अयोध्या के सीओ राजेश कुमार राय ने इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार बनवीर सिंह से बातचीत में कहा कि जांच में कोई साक्ष्य न मिलने के कारण राजद्रोह की धारा हटा ली गई है, जबकि बाकी धाराओं के तहत जांच चल रही है। तो अयोध्या की पुलिस ने राजद्रोह की धारा हटा ली, लेकिन ये प्रकरण हमारे सामने ढेर सारे सवाल छोड़ जाता है। क्या आजादी का नारा लगाना देशद्रोह है? किससे? कोई अगर भुखमरी से आज़ादी मांगता है, कोई गरीबी से आज़ादी मांगता है, कोई आज़ादी मांगता है कि वो संविधान में वर्णित अपने अधिकारों को प्रैक्टिस कर सके, कोई आज़ादी मांगता है कि कॉलेज में भी लोकतंत्र बहाल हो और उसकी बहाली के लिए छात्र संघ के चुनाव हो, तो क्या ये देशद्रोह है? क्या देश की फिक्र करते छात्र कोई नारा लगाएं तो वो देशद्रोह हो जाता है? प्रिंसिपल साहब ने बयान दिया, पुलिस ने मान लिया, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। क्या पुलिस ने एक बार भी अपने स्तर पर यह जांच नहीं की कि छात्र किससे आजादी मांग रहे थे? पुलिस एक कॉलेज के कैंपस में नारे लगाने वाले छात्रों पर वही धारा कैसे लगा सकती है जो आतंकियों पर लगाई जाती है? क्या पुलिस वालों और सोशल मीडिया पर देशद्रोह और देश प्रेम का सर्टिफिकेट बांटने वालों में कोई अंतर नहीं रह गया है? और प्रिंसिपल साहब को तो हम क्या ही कहें। छात्रों और अध्यापकों के बीच संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? हमारे यहाँ बताया गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा हो, लेकिन हर गुरु चाहता है कि उसका छात्र उससे तर्क करे, उससे शास्त्रार्थ करे, और हर गुरु उस मान का इंतजार करता है जब उसके चेले उससे आगे निकले। इसी में तो गुरु की गुरुता है। कुछ छात्रों ने कुछ नारे लगाए और आप पहुंच गए पुलिस के पास। कैंपस में ऐसी शिक्षा जहां पर तंत्र के डंडे के सहारे श्रद्धा हासिल की जाए, ये दुरुस्त नहीं लगता। यदि छात्र गलत कर रहे हैं तो उन्हें सुनिए और सख्त सज़ा भी दीजिए, लेकिन पहले देख तो लीजिए कि गलती का परिमाण कितना है, सज़ा कितनी है। और रही टैगिंग की बात, तो साकेत महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि देश की HRD मिनिस्ट्री, देश की सरकार जिस विश्वविद्यालय को, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को देश का नंबर 1 कैंपस मानती है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानती है, वहाँ के जैसी शैक्षणिक गुणवत्ता उनके विद्यालय में कैसे आए? सीखना है तो बढ़िया चीज़ें सीखिए,
बाकी तो आरोप हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इन सवालों को गुनिएगा। हम चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर की शुरुआत किसान आंदोलन से जुड़ी सूचनाओं से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आज किसान यूनियन को पत्र लिखकर एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया। किसान नेता पहले ही बातचीत के लिए राजी हो गए। उन्होंने 29 दिसंबर की तारीख दी थी। सरकार ने चिट्ठी में कहा 30 को बतियाएंगे। इस दिन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बातचीत शुरू होगी। आंदोलन में पंजाब के साथ साथ हरियाणा और यूपी के किसान भारी संख्या में शामिल हैं। देश के दूसरे हिस्सों से भी किसानों के जत्थे पहुंच रहे हैं, कुछ रास्ते में हैं। लेकिन मोदी सरकार की सॉफ्ट पावर का ध्यान अब भी पंजाब के और सिख किसानों पर ज्यादा है। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहबजादे जोरावर सिंह और साहबजादे फतेह सिंह और गुरु गोविंद सिंह की मां माता गुजरी की शहादत को याद किया। इसी दिन योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि सिख गुरुओं के इतिहास और उनके संदेश को यूपी में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन किसान इन संदेशों से बहुत ज्यादा प्रभावित है क्या? ज्यादातर तो नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में बोल रहे थे तब दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनकारी किसान थालियां पीट रहे थे। वैसे पीएम ने कोशिश छोड़ी नहीं है। आज फिर उन्होंने किसान रेल के बहाने किसानों को संदेश देने की कोशिश की। साथियों, किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। किसानों के प्रतिरोध से जुड़ी एक दुखद सच्चाई आंदोलनकारी किसानों की मौतें भी हैं। पंजाब के बरनाला में भाजपा के जिलाध्यक्ष यादविंदर सिंह शंटी के घर के बाहर धरना दे रहे सुखदेव सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आज ही के दिन दिल्ली बॉर्डर स्थित आंदोलन स्थल से लौटते हुए 70 साल की मलकीत कौर की भी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वो मनसा की रहने वाली थी, मानसा की। 27 दिसंबर को पंजाब के फजिल्का के रहने वाले वकील अमरजीत सिंह ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या की। मरने से पहले सिंह ने 2 खत आंदोलनकारी किसानों को सौंपे। इनमें से एक प्रधानमंत्री मोदी के लिए था। इसमें सिंह ने लिखा कि किसान पीएम मोदी के राज में अच्छे भविष्य की कामना कर रहे थे, लेकिन ये नहीं हुआ। किसान 3 काले कानूनों से ठगा महसूस कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये बात दोहरा दें कि जो गुजर गए उनके प्रति हमारे मन में संवेदना है, लेकिन लल्लन टॉप बार बार ये बात कहता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आंदोलन के, सत्याग्रह के बहुत तरीके हैं। इस तरह से जान देना वो तरीका नहीं है। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है आंदोलनकारी किसानों से, संगठनों से, उनके प्रति संवेदना रखने वालों से। लोकतंत्र में कई तरीके हैं। न्यायपालिका का रास्ता है, चुनाव का रास्ता है, लेकिन जान देने का रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर जान देकर ही बात मनवाने पर आ गए तो फिर हर बात के लिए जान देने वाले कई लोग सामने आ जाते हैं। ये ठीक नहीं है। चिट्ठी की बात चल रही थी, एक अपडेट और दे देते हैं। आज 25 किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलकर कृषि कानूनों का समर्थन किया। आंदोलन से जुड़ी एक और परेशान करने वाली घटना आ रही है, पंजाब से आ रही है, उसके बारे में भी सुन लीजिए। आंदोलन ने कुछ निजी कंपनियों के बायकॉट की बात कही। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में जियो के मोबाइल टावर निशाने पर हैं। अब तक 1300 से ज्यादा टावर्स को नुकसान पहुंचा है। कंपनी की सेवाएं बाधित हुई हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री उनकी अपील को दरकिनार करते हुए लगातार टावर्स की केबल काटी जा रही है। कुछ जगह से जनरेटर और दूसरे उपकरणों के लूटने की बात भी सामने आई है। किसान यूनियन इस कवायद से खुद को अलग कर रही है। कहना है कि हमने बायकॉट की बात कही थी, ना कि तोड़फोड़ की। ये उपद्रवियों की हरकत है। लेकिन किसान यूनियन के पल्ला झाड़ने के बावजूद ये बात अपनी जगह है कि उपद्रवियों के निशाने पर जियो के टावर बायकॉट के कॉल के बाद ही आए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर किसी का हक है, लेकिन किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। तोड़फोड़ रहेगी, चाहे उसका कोई भी मकसद हो, और भारत में ऐसी हरकतों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अब सभी को इंतजार है 30 तारीख का। तब तक का समय दोनों पक्ष मंत्रणा में लगाएंगे और ये सारी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। खबरों में अब बारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2020 के लिए आखिरी मन की बात साझा की, और जैसा कि लाजमी था इसने सुर्खियां बनाई, खासकर उस हिस्से ने जहां उन्होंने जनता को एक टास्क दिया। मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं
देशवासियों से आग्रह करूंगा, आप भी एक सूची बनाएं। दिन भर हम जो चीजें काम में लेते हैं, उन सभी चीजों की विवेचना करें और ये देखें कि अनजाने में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है, एक प्रकार से हमें बंदी बना दिया है। इनके भारत में बने विकल्पों का पता करें और ये भी तय करें कि आगे से भारत में बने, भारत के लोगों के मेहनत से, पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें। आप पूछेंगे कि ये लिस्ट वाला आइडिया पीएम को आया कहां से? इसका जवाब भी आपको प्रधानमंत्री की जबानी ही सुनाते हैं। साथियों, मुझे विशाखापट्टनम से वेंकट मुरली प्रसाद जी ने जो लिखा है, उसमें भी एक अलग ही तरह का आइडिया है। वेंकट जी ने लिखा है, मैं आपको 2021 के लिए, 2021 के लिए अपना एबीसी अटैच कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर एबीसी से उनका क्या मतलब है। तब मैंने देखा कि वेंकट जी ने चिट्ठी के साथ एक चार्ट भी अटैच कर रखा है। मैंने वो चार्ट देखा और फिर समझा कि एबीसी का उनका मतलब है आत्मनिर्भर भारत चार्ट, एबीसी। यह बहुत ही दिलचस्प है। वेंकट जी ने उन सभी चीजों की पूरी लिस्ट बनाई है जिन्हें वो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, सेल्फ केयर आइटम्स, उसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। वेंकट जी ने कहा है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध है। अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। अब ये दर्शकों को तय करना है कि वो स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने में कितना योगदान देना चाहेंगे। एबीसी चार्ट विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद का आइडिया है, पीएम का प्रोत्साहन पाकर वायरल हो गया है। यहां हमें कंसिस्टेंसी के मामले में प्रधानमंत्री को भी 10 में से 10 नंबर देने होंगे। दर्शक जानते ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहले भी आत्मनिर्भरता की बात करते रहे हैं, एक दूसरे नाम से। तब नाम था मेक इन इंडिया, कि दुनिया भर के उत्पाद निर्माता भारत आकर कारखाने लगाएं, इसमें वो सामान बने जिससे भारत के साथ साथ दुनिया की जरूरतें पूरी हों। इस कवायद में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने की बात भी वो करते रहे। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी अपने से पहले आए 13 प्रधानमंत्रियों की तरह ही हैं, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के समर्थक। लेकिन इस तारीफ के बाद यह देखना लाजमी है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया के लिए जमीन पर काम कितना कर रही है, क्योंकि बात सिर्फ इन 2 सरकारी अभियानों की नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जिस विचार परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका जोर काफी पहले से स्वदेशी पर रहा है और इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अलग से स्वदेशी जागरण मंच भी बना रखा है। स्वदेशी का विचार जितना आर्थिक है उतना ही राजनीतिक भी। इसलिए देखा जाना चाहिए कि संघ से आने वाले पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी के लिए कैसे और कितना माहौल तैयार हुआ। भारत में सामान बने और खपे, इसके लिए जरूरी है कि सरकारी नियम ऐसी कंपनियों को बढ़ावा दें जो तगड़ी गुणवत्ता का सामान भारत में बनाना चाहती हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? हमने पूछा आर्थिक मामलों के जानकार इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी से। लेकिन आह्वान अच्छे होते हैं और सही होते हैं, और ये बात ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सुन रहे हैं कि भारत में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बने और भारतीय लोग भारत के उत्पादों का इस्तेमाल करें, पर हमें उनका अर्थशास्त्र, उनका बाजार शास्त्र समझना होगा। क्योंकि ये बातें सुनते हुए हमको सारा समय बीत चुका है, करीब 4-5 दशक बीत चुके हैं। पहला सवाल है कि भारत में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद क्यों नहीं बनते। अच्छी गुणवत्ता के दूसरा सवाल है कि अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों को बनाने के लिए जिन नीतिगत मदद सहायता की जरूरत है वो उपलब्ध क्यों नहीं है। और दूसरा है कि अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों के लिए क्या भारत में बाजार भी उपलब्ध है। ये तीनों सवाल एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इसे इस तरह से समझना होगा कि कई सारे उत्पादों के चीन से आयात पर रोक लगाई गई, हमें भारत में उनके विकल्प नहीं मिले, बल्कि भारत में उसके बहुत घटिया और खराब किस्म के विकल्प बनकर बाजार में आ रहे, जिन्हें हमें खरीदना पड़ा।
भारतीय उत्पादन व्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी समस्याएं दो हैं। एक तो भारत में उत्पादन लागत दुनिया में सबसे ज्यादा है। उदाहरण के लिए आप सोचें कि सबसे आसान चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो खिलौने हैं, जिनको चीन से आयात पर आप तमाम सवाल उठाते हैं। खिलौने बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है खिलौना बनाना। तो खिलौने बनाने के लिए जिस किस्म की टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो भारत में उपलब्ध है और बनाई जा सकती है, पर उसकी लागत भी ज्यादा है क्योंकि भारत में टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। और जब टैक्स बहुत ज्यादा होता है, अब बाकी चीजों की लागत बहुत ज्यादा है। भारत में सिर्फ कर्ज लेने की लागत, कारोबार शुरू करने की कर्ज लेने की लागत दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा है। दुनिया में औसतन 4-5% पर कर्ज मिल जाता है, भारत में छोटे उद्योगों को 15% से कम तक कर्ज नहीं मिलता। टैक्सेशन काफी हैवी है अलग अलग लेवल पर। इसके अलावा और भी सारी लागत है। बिजली भारत में बहुत महंगी है, जमीनें बहुत महंगी हैं, किराए बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें प्रोडक्ट के प्राइस में चली जाती हैं और फिर उसके बाद उसे क्वालिटी में लाने के लिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जो भारत में बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बनते, अगर वो बनते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े पैमाने पर बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए नहीं जा सकते, पर जो भी बन रहे हैं वो बाजार में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? सस्ता कपड़ा बाजार में सस्ता दिखता है और उसी तरीके का अच्छा कपड़ा किसी मॉल में बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट की जो लागत है उसे खरीदने लायक बाजार उपलब्ध नहीं है। दूसरी चुनौती ये आती है कि हमारे पास कंज्यूमर ही नहीं है, उनकी परचेजिंग पावर ही बहुत लिमिटेड है। वो सामान्य तकनीक के उत्पाद खरीदने लायक क्षमता रखते हैं, तो कौन सी कंपनी बड़े पैमाने पर बेहतर क्वालिटी के उत्पाद बनाने के लिए उतनी लागत या उतनी पूंजी निवेश करेगी? इसलिए छोटा प्रीमियम मार्केट है, तो प्रीमियम मार्केट में आपको अच्छी क्वालिटी की हर चीज मिल सकती है। भारत में हर चीज अच्छी क्वालिटी की, बेहतर क्वालिटी की चीज प्रीमियम मार्केट में मिलती है, पर जो मास मार्केट है उसमें बेहतर क्वालिटी के उत्पाद नहीं मिलते। 6 साल में हमने टॉप लेवल के ऊपर बातचीत बहुत सारे सुधारों की सुनी, पर 3 जो बड़े सुधार भारत में होने चाहिए थे। पहली चीज ये लागत कम करने का सुधार। जो सामान्य उत्पाद हैं, जो सामान्य खपत के उत्पाद हैं, उनकी लागत कम हो सके, उनके उत्पादन की लागत कम हो सके। हम इतने बड़े बाजार में सामान्य बिजली की लाइटें या टार्च या स्टेशनरी नहीं बना सकते बड़े पैमाने पर। उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने के लिए लो कॉस्ट की जरूरत है और उस लो कॉस्ट में जो रिस्पॉन्स की जरूरत है वो रिस्पॉन्स नहीं हुए। अगर आप 5 साल में देखें तो बिजली की दरें बढ़ी, जो किसी भी उद्योग के लिए सबसे जरूरी है। किराए बढ़े, बैंकों के कर्ज की दर में अगर कमी हुई तो ज्यादातर उद्योगों को उसका लाभ नहीं मिला। बाकी अन्य जितने भी खर्चे होते हैं कारोबार को करने में, वो सारे खर्चे बढ़े और वो खर्चे बढ़ने के कारण उत्पादन की लागत कम नहीं हो पाई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमको दिखती है तो उसका दूसरा पहलू ये दिखता है कि हमें 50, 55, 60, 70 तक अप्रूवल्स अभी भी कंपनियों को लेने पड़ते हैं। तो अगर सस्ता उत्पाद बनाना और अच्छी क्वालिटी का उत्पाद बनाना है तो उसके लिए स्केल की जरूरत होती है। वो स्केल आप 2 ही तरह से ला सकते हैं, लेकिन या तो आपके देश में इतना बड़ा बाजार हो कि वो सारे लोग उसको खपत कर सकते हैं, या चीन के तरह आप पूरी दुनिया को अपना बाजार बना लें। चीन आज अच्छी क्वालिटी के सस्ते उत्पाद इसलिए बना पाता है क्योंकि उसके पास इतना बड़ा स्केल है कि पूरी दुनिया के हर बाजार में अब क्रिसमस के समय जो क्रिसमस ट्री या क्रिसमस के जो टॉयज मिलते हैं वो चीन में बने हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा बाजार है कि उनकी क्वालिटी पूरी दुनिया में एक जैसी होती है। तो या तो आप उतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट क्रिएट करें इंडिया में जहां लोग इतनी खपत की क्षमता रखते हो। मंदी के बाद लोगों की खपत क्षमता तेजी से गिरी है, आय भी तेजी से गिरी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। तो पहली चीज तो दूसरी बात ये कि लागत कम करने के कोई सुधार भारत में नहीं हुए किसी भी स्तर पर पिछले 6 साल में। जहाँ प्रोडक्शन की लागत, जिंदगी जीने की लागत, तकनीकों को सस्ता करने की लागत अभी तक हमारे यहाँ वो सुधार नहीं हुए, बल्कि उन सुधारों का फायदा हमें नहीं मिलता। और जब हम आत्मनिर्भरता के नाम पर आयात को बंद करने लगते हैं, ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है जी, कि जब आत्मनिर्भरता के नाम पर आयात बंद करने लगते हैं, आयात शुल्क बढ़ाने लगते हैं, तो हम अपने लिए दोहरी समस्या पैदा कर देते हैं। हमारे पास वैसे प्रोडक्ट नहीं बनते हो, जो प्रोडक्ट आ रहे होते हैं वो आपको आते नहीं है, तो बाजार में जो उपलब्ध होता है उनकी कीमत बढ़ जाती है। और दूसरी चीज और खराब प्रोडक्ट बनने लगता है, क्योंकि बाजार में अगर मांग है तो उसकी जगह कोई ना कोई उसकी स्पेस में आ जाएगा। तो दिवाली में बहुत सारे नॉवेल्टीज जो आप चीन से आया हुआ खरीदते थे वो नहीं मिला, तो उसकी जगह घटिया और नॉवेल्टीज महंगी कीमत पर बाजार में मिलने लगी। तो हम और ज्यादा खराब उत्पादों को प्रमोट करने के लिए रास्ता बना देते हैं जब हम कंपटीशन बंद कर देते हैं। तो हम उस दुविधा में फंस गए हैं कि हमारे पास अपने ढांचे ऐसे नहीं है जो सस्ते प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात की संभावना हमने खोजी नहीं क्योंकि हम ट्रेड डील्स का हिस्सा नहीं थे। और तीसरी तरफ ये कि जो सस्ता आयात होता था उसको हमने रोक दिया। प्रधानमंत्री ये तो चाहते हैं कि हम पहले से उपलब्ध भारतीय सामान को तरजीह दें,
लेकिन उन उत्पादों का क्या जो भारत में बनते ही नहीं या फिर उतने नहीं बनते जितनी ज़रूरत है। मिसाल के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट, आपको मोबाइल फ़ोन से लेकर लैपटॉप और टीवी तक हर चीज़ में इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगते हैं। आपने कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को खोल कर देखा हो तो एक हरे बोर्ड पर आपको ढेर सारे छोटे छोटे उपकरण लगे दिखेंगे। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की मांग बढ़ती जा रही है, जबकि भारत में इन पर काम करने वाली कंपनियां गिनती की हैं। ये मांग पूरी होगी स्टार्टअप से। स्टार्टअप के साथ इंडिया लगाने से एक और सरकारी नारा बन जाएगा, स्टार्टअप इंडिया। लेकिन मोदी सरकार ने इस नारे से आगे जाकर कितना काम किया, हमने समझा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में प्राध्यापक वित्तीय मामलों की जानकार प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल से। देखिए, जो है काफी सारे कदम उठाए गए हैं, जिसके अंदर एक मुद्रा योजना एक बहुत बड़ा कदम था, जिसके तहत जो है काफी हद तक लोन्स प्रोवाइड किए गए। कोशिश ये भी की गई कि जो कोविड के टाइम पे जितने भी स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं, उन्हें कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन प्रोवाइड किया जाए 3 लाख करोड़ तक का, जिसमें जो एमएसएमईज हैं उनको जो जिनका टर्नओवर 250 करोड़ का है, या जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स चाहती हैं सबऑर्डिनेट डेट में, उनको इन्वेस्टमेंट्स मिले। देखा गया है कि कोविड के दौरान आत्मनिर्भर अभियान के द्वारा 45 लाख यूनिट्स की मदद की गई। अगर सबऑर्डिनेट डेट को भी देखें तो 50,000 करोड़ के आसपास दिया गया, जिसमें अबाउट 2 लाख एमएसएमई यूनिट्स को फायदा पहुंचाया गया। मुद्रा योजना के तहत ऑलरेडी काफी हद तक पैसा सैंक्शन हुआ। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के द्वारा भी 1.77 लाख सिर्फ इस कोविड के दौरान जो है सैंक्शन किया गया। ये भी देखा गया कि जितने भी एमएसएमईज हैं उनके प्रोक्योरमेंट के लिए बाहरी कंपनीज जो हैं वो आवेदन ना दे सके, जहां तक प्रोक्योरमेंट 200 करोड़ तक का हो, उसके लिए एमएसएमईज के लिए रिजर्व किया गया। ये भी कोशिश की गई कि WTO में जहां पे एक समानता फेयर प्ले की बात की जाए, वहां पे एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपनी एमएसएमईज को अभी भी जो है उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे, जो इंटरनेशनल लेवल प्लेइंग फील्ड है, उसके लिए तैयार करने के लिए लोन मुहैया कराने की कोशिश की, और अभी उस सेक्टर को नहीं खोला है। ठीक है मैम, ये जो उठाए गए कदम है उनके ऊपर आपने एक बहुत अच्छी तस्वीर हमारे दर्शकों के लिए खींची है। हम ये जानना चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफ़ी जोर रहता है सरकार का, और स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस आसान हो, उस दिशा में क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं, क्या कोई इस तरह के रिफॉर्म्स हैं जो अभी आने बाकी हैं, जिन पे सरकार को काम करना है? ये देखिए, ज्यादातर चीजों को कोशिश की गई है कि ऑटोमेटिक किया जाए। ई गवर्नेंस के द्वारा आपकी कोई भी जो भी आवेदन देना है या उसके अप्रूवल्स हैं, उनमें सिंगल विंडो फ्रेमवर्क्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जितने भी अप्रूवल्स थे उनको कोशिश की गई कम से कम किया जाए, और ये भी देखा गया कि जैसे जीएसटी लाना है, उसकी वजह से जो एक नेशन एक टैक्स लाया गया, उसके तहत लोगों को कम से कम दिक्कत हुई टैक्स भरने में और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ये भी देखा गया कि जो लोन की सुविधा है वो मुद्रा योजना या बाकी की योजना, जैसे शिशु योजना है उसके द्वारा, किशोर योजना है उसके द्वारा जो है लोगों तक पहुंचाई जा सके। ये भी देखा गया कि कोविड के दौरान अबाउट 2.9 लाख इंडिविजुअल्स को लोन प्रोवाइड किया गया, जिसमें 9,800 करोड़ के आसपास लोन प्रोवाइड किया गया। जो प्रोफेशनल्स को भी प्रोवाइड किया गया वो 49,000 प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड किया गया, जिसमें 2,600 करोड़ के आसपास लोन प्रोवाइड किया गया है। तो ये सिर्फ इसी कार्यकाल का नहीं है, सिर्फ कोविड के टाइम का जो है मैं आपको बता रही हूँ कि इस समय के दौरान इन्होंने काफी लोन्स प्रोवाइड किए गए। कोशिश की गई कि सुविधाएं दी जाए, और अगर कोई टेक्निकल हेल्प रिक्वायरमेंट है या फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोवाइड की जाए। मैम, जैसे लोन्स तो एक हिस्सा हुआ, जो नियामक ढांचा है भारत में कोई नया व्यापार शुरू करने का, क्या उसे किसी तरह की सुधार की गुंजाइश है? जी, उसमें काफी हद तक सुधार लाया गया है। अगर आप देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम काफी आगे पायदान पे आ गए हैं, और जिसकी वजह से जो है हमें माना जा रहा है कि हमने बिजली लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, या कोई और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने हैं, उसके डेज काफी कम हो गए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉरिडोर्स बन रहे हैं, चाहे वो रेल के द्वारा हो, चाहे वो
आपके रोड के द्वारा हो या आपके पोर्ट के द्वारा हो, उनके द्वारा जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है उन्हें रिड्यूस किया जाए। किसानों के लिए रेल चलाई गई, किसान रेल की बात की गई। तो ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए जहां पे एमएसएमईज या इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप्स या कोई भी प्रोग्राम रन कर सकें। ठीक है, एक आखिरी सवाल हमारा मैम, जो अभी ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का ज़माना है, सारे देश ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी कंपनीज हैं, उनकी कॉर्पोरेशन है, वो उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं। यूएस सबसे ऊपर आता है उनमें, और फिर बाकी देश भी इसी तरह की कोशिश में हैं। तो ऐसे माहौल में कितना काम कर पाएगा आत्मनिर्भर भारत का जो पुश है, जो हम चाहते हैं कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के, वो हिंदुस्तान आए? ये देखिए, भारत ने एक बहुत ही ओपन पॉलिसी अडॉप्ट की है जिसमें ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस किया है। माना है कि ग्लोबलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से भारत में काफी हद तक प्रॉस्पेरिटी आई है। उसके साथ साथ ये भी माना है कि भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनने की आवश्यकता है ताकि जो उसकी इंपोर्ट्स हैं वो कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग, जो डोमेस्टिक लोग हैं, वो उत्पादन कर सके ताकि वो जो है संसार भर में जाना जा सके। हम अपनी सर्विसेज सेक्टर के लिए काफी जाने जाते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो या आईटी इंडस्ट्री हो, इसके लिए काफी हद तक जाने जाते हैं। उसी तरह का ग्रोथ हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लाने की कोशिश की जा रही है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के द्वारा ये भी कोशिश की जा रही है कि जीएसटी के द्वारा, एक नेशन एक टैक्स के द्वारा, बहुत सारी कंपनीज अब देश में निवेश कर सके। ये भी कोशिश की गई है सिंगल पोर्टल जिसे बनाया जाए, उसके द्वारा सिंगल विंडो फ्रेमवर्क बनाया जाए जहां पे ऑटोमेटिक अप्रूवल्स हो, एफआईबी की रिक्वायरमेंट ना हो कि जो है आपको उसके थ्रू जाना पड़े। वो रिक्वायरमेंट हटाई गई ताकि बाहर की कंपनियां यहाँ आकर के निवेश कर सके, रोजगार बना सके, रोजगार क्रिएट कर सके लोगों के लिए, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। कोशिश ये भी की गई है कि टैरिफ्स को जो है कम से कम रखा जाए। जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, अगर आप उसमें देखें तो रैशनलाइजेशन लाया गया है जहां पे कॉर्पोरेट टैक्सेस को रिड्यूस किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी के माध्यम से लोगों के निवेश के द्वारा और प्रगति पा सके। अगर आपने ललन टॉप शो को यहाँ तक देख लिया हो तो हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आए, किस बात में कमी निकालती नहीं है ललन टॉप? बिना कमी निकाले क्या पेट का खाना नहीं पचता? इसका जवाब हम आपको एक उदाहरण से देना चाहते हैं। याद करिए 13 मई 2020 का दिन। प्रधानमंत्री मोदी को आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल होने की बात तब तक वो कर चुके थे। तब गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में 1 जून से सिर्फ स्वदेशी उत्पाद बिकेंगे। ये कदम कितना बड़ा था, ये समझने के लिए हम आपको कुछ आंकड़े देंगे। अर्धसैनिक बलों की कैंटीन आती है केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार यानी कि केपीकेबी के अंतर्गत। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि जितने भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इन सब में ये आता है। इसके लिए कैंटीन चलाता है ये संगठन। केपीकेबी के तहत पूरे देश में 119 मास्टर कैंटीन और 1625 सब्सिडरी माने छोटी कैंटीन आती हैं, जो तकरीबन 10 लाख जवानों और उनके 50 लाख के करीब परिवारजनों को सेवा देती हैं। जाहिर है भारी भरकम सेल होती है। एक साल में 2800 करोड़ रुपए के करीब कारोबार होता है। मतलब जितने में थोड़े पैसे और डालकर इसरो वाले 3 बार चांद तक चंद्रयान भेज सकते हैं। शाह के बयान के बाद 1 जून का दिन आता है। इस रोज केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के इंचार्ज डीआईजी आरएम मीणा का दफ्तर एक आदेश निकालकर कैंटीन में 1026 ऐसे उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा देता है जिन्हें इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स माना जाता है। 22 अक्टूबर 2020 को द प्रिंट में छपी अनन्या भारद्वाज की रिपोर्ट बताती है कि इस लिस्ट में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रेस्टीज कुकवेयर जैसे ब्रांड्स का भी नाम आया। इस पर बवाल होना लाजमी था, हुआ भी, और हफ्ते भर के भीतर लिस्ट वापस हुई और डीआईजी आरएम मीणा का तबादला भी हुआ। उन्हें एक लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा गया। ये तब हुआ जब मीणा का आदेश कहता था कि ये आदेश कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सहमति से हुआ था। सीआरपीएफ ने बाद में प्रेस से कहा कि दोबारा एक लिस्ट लाई जाएगी। ये क्लासिक उदाहरण है कि सरकारी नारों के बाद मचने वाली हबड़ तबड़ में कैसी गलतियां होती हैं। स्वदेशी और आत्मनिर्भर अभियान अच्छे विचार हैं, लेकिन तभी जब ये जमीन पर उतरें और आम भारतीय तक इसका फायदा पहुंचे। हम चाहते हैं हमारा देश मजबूत हो, लेकिन हम चाहते हैं कि मजबूती की बात यथार्थ में हो। उसके लिए सरकार और समाज सब काम करें, और जो काम करें वो तर्क संगत हों ताकि अपनी परिणति तक पहुंचें। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का, अपने देश का जिससे हमारी पहचान है, भरपूर ख्याल रखिए। आत्मनिर्भर बनिए,
गांधी जी बार बार जब चरखा चलाने की बात करते थे तो उसके पीछे यही विचार था। अटल बिहारी वाजपेयी जब ये कहते थे कि सरकारों का काम कंपनियां चलाना नहीं है, अरुण शौरी के मार्फत डिसइन्वेस्टमेंट कराते थे, तो उसके पीछे भी यही विचार था कि देश के उद्यमशील लोग काम करें, सरकार उनके लिए आगे बढ़े। और शायद यही विचार रहा होगा जब नरेंद्र मोदी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे। लेकिन बातें पूरी तरह हकीकत में बदलें तब तो कोई बात है। शुभ रात्रि। सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।